ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 32वीं कड़ी, मरुस्थलीय का विरोध। ये जरूर रामू होगा, दूध लेकर आया होगा। बिल्कुल समय पर आता है हमेशा। मैं जरा बर्तन ले आऊं। आई रामू, बस 1 मिनट। अरे विष्णु। नमस्ते टीचर आंटी। नमस्ते। आज तुम दूध लेकर क्यों आए हो? पापा गांव गए हैं टीचर आंटी। ओह जी, अब मेरे चाचा ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ खेती ठीक से नहीं हो रही है। इस साल तो हालत और खराब है। ओह जी, कुछ भी नहीं उपज रहा है। इसलिए तो वहाँ किसी सरकारी विशेषज्ञ को बुलाया गया है। अच्छा। हाँ, जिससे कि पता लग सके कि आखिर क्या गड़बड़ है। टुनटुनी के पापा, दीपेन के पापा और हरीश के पापा भी हमारे ही गांव के हैं। वो भी गए हैं। तो रामू गांव गया है। जी। अब वो लौटेगा कब? आज रात तक वापस आ जाएंगे। ये लीजिए टीचर आंटी, मैं तो सिर्फ आपको दूध देने आया था। धन्यवाद विष्णु। सुनो, हाँ। रामू से कहना कल मुझसे आकर मिले। जी। बहुत समय तक अगर फसल अच्छी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। ठीक है। कृषि विभाग में मेरे कुछ मित्र हैं। लेकिन अब जल्दी करो, जाओ। अच्छा, नमस्ते टीचर आंटी। नमस्ते। चलो ठीक है। स्टेज पर पंचायत प्रधान है और उनके साथ में लगता है सरकारी अधिकारी हैं। हम पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं और अब ये शहर के लोग हमें खेती करना सिखाएंगे। क्या पता, देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है। कुछ नया बताए, कुछ वैज्ञानिक तरीका। हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं और आजकल तो हम खेती में भी कुछ नयापन नहीं ला पा रहे। मैंने तो खेती करना ही छोड़ दिया। अब मेरा भाई खेती करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम शहर में बस गए हो, लेकिन जमीन अब भी मेरी ही है और मैं चाहता हूँ कि इसमें अच्छी फसल हो। इसलिए तो मैं अपने भाई से कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खाद का इस्तेमाल करे। ये तो तरीका ठीक नहीं है और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते भी हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वाले मुंह भी ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर फसल अच्छी होगी तो फायदा भी तो होगा। मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। बढ़िया। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग यहाँ आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेती की जमीन से फसल लगातार कम होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर ये सभा बुलाई गई है। इसकी वजह है कि हमारी मिट्टी जो लगातार सूखती जा रही है और बेजान होती जा रही है। डॉक्टर रवि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच आए हैं। वो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। डॉक्टर रवि। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं। जाहिर है खेती को लेकर आपका अनुभव भी मुझसे ज्यादा है। हो सकता है आपको पीढ़ियों से खेती करने का अनुभव हो। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक आधुनिक समस्या के बारे में बताने आया हूँ। मरुस्थलीकरण। बिल्कुल सही सुना, मरुस्थलीकरण। ये शब्द आपके लिए नया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब पिछले कई दशकों से इसे अपनी आंखों से देखते आए हैं। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है।
इसमें उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे मरुस्थल जैसी होती जाती है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। हम तो अक्सर ही बात करते हैं कि कैसे हमारे पानी के साधन सूखते जा रहे हैं और हमारी जमीन निर्जीव होती जा रही है। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से एक व्यक्ति जो कि पहली ही कतार में बैठे हैं मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अरे बताइए बताइए, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? एक नहीं बल्कि 2 सवाल हैं। हाँ हाँ, तो पूछिए। मरुस्थलीकरण कैसे होता है और इसे कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल। मरुस्थलीकरण के पीछे सबसे बड़ी वजह है हम और हमारे आचरण। हाँ हाँ, जिससे कि धरती प्रदूषित हो रही है और बर्बाद भी। इसकी वजह है जरूरत से ज्यादा जुताई, जरूरत से ज्यादा जानवर चराना और तो और पेड़ों की कटाई भी। अच्छा, इसे ही वनोन्मूलन कहते हैं। ओ, इस सब की वजह से कृषि योग्य जमीन मरुभूमि बन जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो मजबूरी की वजह से ही सही पर शहरों की तरफ चले गए हैं। वो इस बात को समझते होंगे कि ऐसी हालत में खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम होता है, पानी के साधन सूखने लगते हैं और लोगों को नई जगह शरण लेनी पड़ती है। हाँ, अब दूसरे सवाल का जवाब ये है कि एक बार मरुस्थलीकरण हो गया तो इसे ठीक करना काफी मुश्किल है। इस समस्या का हल सभी को मिलकर ढूंढना होगा। लंबे समय तक चलने वाले कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि धरती न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे। लंबे समय तक चलने वाले उपाय मतलब? हाँ हाँ, बताता हूँ। बहुत आसान है। कैसे? अरे कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आज जिस रूप में काम आ रहे हैं, आने वाले कई वर्षों तक उसी रूप में आप सबकी मदद करते रहेंगे। हाँ हाँ, अब जैसे विकास के संदर्भ में बात करें तो कुछ ऐसे तरीकों से काम करना जिनसे आज की जरूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। हाँ, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्थानीय संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं और सरकार आदि सबको मिलकर अपने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। ये बात सही है। डॉक्टर रवि, मरुस्थलीकरण की समस्या सिर्फ हमारे गांव तक ही सीमित नहीं है। हम कैसे लोगों के सहयोग से इस मसले का समाधान ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समस्या के बारे में जानते हैं। अच्छा? ये अपने आप में इस मुश्किल का तोड़ है। कैसे कोई राष्ट्र इस तरह की बड़ी और लगातार बढ़ रही समस्या को नजरअंदाज कर सकता है? देखिए, देखा जाए तो दुनिया भर में 260 करोड़ लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जी। लेकिन खेती वाली जमीन का 52% हिस्सा मरुस्थलीकरण की वजह से बर्बाद हो चुका है। मरुस्थलीकरण का सीधा असर 150 करोड़ लोगों पर पड़ता है। अच्छा? हर साल 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती है। इतनी जमीन पर कम से कम 2 करोड़ टन अनाज उगाया जा सकता है। 2 करोड़ टन? अरे वाह! वैश्विक स्तर पर कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन क्या अभी तक इस दिशा में कुछ किया गया है? बिल्कुल किया गया है। ये समस्या केंद्र स्तर पर 1992 में रियो अर्थ समिट में शुरू हुई थी। अच्छा। लेकिन डॉक्टर रवि, हाँ, अब तो 2018 है। बिल्कुल। इस बीच में आखिर क्या कदम उठाए गए? इस दिशा में काम करने के लिए 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD की स्थापना की गई थी। अच्छा। हाँ, ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए पर्यावरण और विकास को जोड़ता है। अच्छा? हाँ, भारत UNCCD पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है। ये विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और सूखा उपनम क्षेत्रों को संबोधित करता है। अच्छा। जिसे हम शुष्क क्षेत्र भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बहाल करने और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए काम करता है। अच्छा। ये मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को
प्रोत्साहित करता है। ये विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग की सुविधा भी देता है। इस सुविधा का उद्देश्य क्या है? ये स्थायी भूमि प्रबंधन के उद्देश्य से ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए है। अच्छा। पर्याप्त ज्ञान के बिना किसी को कैसे इन समस्याओं के बारे में पता हो सकता है, या फिर कैसे इसके परिणाम से निपटने के तरीके सुझाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि आपको मरुस्थलीकरण के बुरे प्रभाव पर बात करनी हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रभाव बहुत दूर तक फैले हुए हैं और संक्षेप में इस पर बात नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, मरुस्थलीकरण धरती के लचीलेपन को कम कर देता है। अच्छा। ये पानी और पोषक तत्वों के प्राकृतिक चक्र को बाधित करता है। इसके कारण अकाल का संकट भी मंडरा सकता है। अकाल? हाँ जी, ये तेज हवाओं और धूल की आंधी की वजह बन सकता है। ये जैव विविधता के लिए खतरा है। अब देखिए, मैं और आगे भी बोल सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि मैं यहीं रुक जाऊं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक पोस्टर प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें मरुस्थलीकरण से निपटने के तरीके सुझाई गई है। अरे वाह। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग प्रदर्शनी देखने जरूर आएं। आइए आइए, जरूर, क्यों नहीं, चलिए चलिए। अरे रामू भैया, वो देखो, यहाँ साफ लिखा है कि सम्मेलन 2008 से 2018 तक चलने वाली एक 10 साल की रणनीति है। अरे हाँ कृपा। नमस्कार कृपा जी। नमस्कार। आपको गांव में देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही थी कि आपका ध्यान इस लक्ष्य की तरफ गया। जी। मैं आपके लिए इसे जोर से पढ़ देती हूँ। जी बिल्कुल। गरीबी कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए, प्रभावित क्षेत्रों में सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए और मरुस्थलीकरण या भूमि की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने की वैश्विक साझेदारी तैयार करने के लिए। ये लक्ष्य तो प्रभावशाली है। बिल्कुल। मुझे विष्णु से बात करनी चाहिए कि आखिर उसे इस बारे में जानकारी है भी या नहीं। अगर नहीं तो मैं टीचर जी से कहूंगा कि वो अपने स्कूल में कार्यक्रम करें जिससे कि इस बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। रामू देखो, यहाँ से पता चलता है कि ये कोशिश 1995 से की जा रही है। लेकिन भारत की इस उपग्रह तस्वीर को देखो, ऐसा लगता है कि देश में जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा निम्नीकरण का शिकार है और लगभग 1/4 हिस्सा मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये कहता है कि कृषि क्षेत्रों में गिरावट की दर तेजी से बढ़ रही है। हमें इस खतरनाक रुझान के बारे में कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल कुछ करना चाहिए। भारत 2030 तक भूमि की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर तटस्थता प्राप्त करने का इरादा रखता है। पहला कदम ये जानना है कि अब तक कितना नुकसान हो चुका है और प्रतिवर्ष इसमें सुधार की दर क्या होनी चाहिए। पिछले साल भारत ने एक एटलस जारी किया था। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि की गुणवत्ता में गिरावट का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, आप लोगों ने ये तो देख लिया ना? अब इधर आइए मेरे साथ। हाँ, ये वाला पोस्टर देखिए और इसे देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि सूखी धरती पर कैसे खेती की जा सकती है। अच्छा। इसमें आप जैसे किसानों के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। इन सुझावों का पालन करके हम मिट्टी में जो नमी है उसे बचा सकते हैं और साथ ही उसकी नमी बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा। ये करना तो बहुत ही आसान होगा। बस बारिश का पानी और ओस इकट्ठा करने के लिए पौधों के चारों तरफ पत्थर लगाना है। वाह, ये मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करेगा। बागीचे जैसा बनाकर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत सही समझे आप। हाँ, और साथ ही खरपतवार को भी हटाने के कारगर इंतजाम करने होंगे जिससे कि मिट्टी की नमी खरपतवार में न चली जाए। 2 पौधों के बीच ठीक ठाक दूरी भी रखनी होगी जिससे किसी भी पौधे को नमी की कमी न पड़े। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने रामू। ये कुछ आसान और परंपरागत तरीके हैं जो व्यावहारिक भी है। बहुत सही समझे। बाकी किसानों को भी यही समझाइएगा। आइए और तस्वीरें देखते हैं। चलो रामू, चलते हैं। हाँ चलो। अरे
रामू, विष्णु, कैसे हो तुम लोग? नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। रामू, गांव में क्या हुआ? सब ठीक है वहाँ? नहीं मैडम जी, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ आया उससे ये पता चला कि हमारी ही वजह से मरुस्थलीकरण हो रहा है और भूमि हर साल कम फसल का उत्पादन करती है। मैडम, आपने हमें भौगोलिक क्षेत्रों और निवासों के बारे में सिखाया है और बताया है कि भारत में राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन हम तो राजस्थान के पास नहीं रहते हैं, तो रेगिस्तान हमारे गांव में कैसे आ रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। ओ विष्णु, मरुस्थलीकरण का मतलब ये नहीं होता कि कोई रेगिस्तान आपके गांव या शहर की तरफ आ रहा है। अच्छा। हाँ, रेत के टीले जरूर हमारी तरफ आ सकते हैं। भाई, ये तो इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती सूख रही है, उसका लगातार क्षरण हो रहा है। किस तरह की इंसानी गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? विशेषज्ञों ने बताया कि असुरक्षित खेती, खनन, अधिक मात्रा में पेड़ काटने से मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है? देखो, बड़े वन क्षेत्रों में कटौती करने से कई दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि बारिश का कम होना या फिर मिट्टी की गुणवत्ता का घटना। लेकिन कैसे? अगर हम पेड़ काटेंगे तो बारिश क्यों कम हो जाएगी? भाई, इसके बीच में क्या संबंध है? ये पाया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से बारिश की दर बहुत कम हो जाती है। अच्छा। ये प्रभाव स्थानीय और हजारों किलोमीटर दूर दोनों जगह अनुभव किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वनों की कटाई की वजह से मिट्टी की नमी बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया पर असर पड़ता है। अच्छा। अमूमन मिट्टी की नमी वनस्पति के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचती है, जहां नमी वर्षा का रूप लेती है और बारिश होते ही वही नमी मिट्टी में लौट जाती है। और क्या वनों की कटाई की वजह से मिट्टी सूख जाती है क्योंकि वर्षा कम होती है? हाँ, लेकिन कई और कारक भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों की जड़ मिट्टी को बांध कर रखती है, और अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएं तो मिट्टी ढीली हो जाती है। आमतौर पर मवेशी चराने को मंजूरी दे दी जाती है। जब एक छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा पशु चराई करते हैं और वहां के पौधे और जंगली वनस्पति को खाते हैं, तो सतही मिट्टी धीरे धीरे ढीली होकर बहने लगती है। अच्छा। इससे भी बुरा तो तब होता है जब जानवरों के चलने से सतही मिट्टी खराब होती जाती है और बची खुची कसर पानी और हवा पूरी कर देते हैं। उपजाऊ मिट्टी को बहाकर और उड़ाकर दूर ले जाते हैं। बच जाती है तो सिर्फ धूल और रेत, जो खेती के लिए किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 2400 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर इतना निर्भर है। क्या आपको पता था? थोड़ा बहुत तो पता था। जैसे कि मैं जानता था कि लगातार खेती करते रहने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होते हैं। वही लंबे समय तक सूखा पड़ने से धरती पर असर होता है। युद्ध या संघर्ष लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे जमीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, खनन से नुकसान हो सकता है। तो देखो विष्णु, ऐसे कई कारक होते हैं जिनकी वजह से खेती वाली जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। मैडम देखो, मैं तो एक किसान हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि इससे काम बन सकता है। हम पौधों की सूखा सहनशील किस्मों को भी विकसित कर सकते हैं। वैज्ञानिक नई किस्मों का विकास कर सकते हैं और सरकार गांव या जिले स्तर पर बीज के बैंक स्थापित कर सकती है। ये लड़ाई अब भी लड़ी जा सकती है मैडम। बिल्कुल। टीचर जी, क्या हम अपने स्कूल के पीछे जो खाली पड़ी जमीन है उस पर पेड़ लगा सकते हैं? हम उन पेड़ों का पूरा ख्याल रखेंगे। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा विष्णु। पेड़ लगाना तो वैसे भी हमारे राष्ट्रीय एजेंडे पर पहले से ही है। जी मैडम, मैं जानता हूँ कि पेड़ लगाकर 12मासी पौधे हों या दूसरे फलदार पौधे हों, इससे धरती को और उपजाऊ बनाया जा सकता है। हाँ, 12मासी पौधों को लगाने से मिट्टी के उपजाऊपन को बचाया जा सकता है। हाँ, ये पौधे खरपतवार को पनपने से रोकते हैं और फलदारी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा? हाँ, उससे क्या होगा? इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। मैडम, लेकिन सिर्फ एक विष्णु मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए काफी नहीं होगा।
मुझे लगता है कि हमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की जरूरत होगी। देखो, 1992 में भारत ने राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना की थी। अच्छा। लेकिन हर नागरिक को जहाँ भी संभव हो वहाँ पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, ये आपने सही कहा। या फिर कम से कम मौजूदा पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। जी मैडम, हर एक नागरिक को ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैडम, बोर्ड क्या करता है? बहुत कुछ करता है। मुख्य रूप से ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। अच्छा। ये पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और पर्यावरण विकास गतिविधियों का समर्थन करता है। अरे वाह। साथ ही वनों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि के पास हुए अवक्रमित वन क्षेत्रों और भूमि पर विशेष ध्यान देता है। अरे वाह, इतना सब कुछ किया जा रहा है। मेरा तो और जानने का मन कर रहा है मैडम, लेकिन आप व्यस्त होंगी। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो रामू। मैं ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन का ब्रोशर डाउनलोड कर दूंगी। अच्छा। और इसे आपके लिए विष्णु को दे दूंगी। और हाँ, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए GIM याद रखिएगा। GIM। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। नमस्ते। नमस्ते। मैडम आ गई, मैडम आ गई। हम बस वृक्षारोपण का ये समारोह शुरू ही करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि भी हमारे साथ आ चुके हैं। आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे इस वृक्षारोपण समारोह के लिए आमंत्रित किया। भारत में हमने हमेशा पेड़ों को बहुत महत्व दिया है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने लिखा है कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों के बराबर? हाँ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम पेड़ों का कितना सम्मान करते हैं। हाँ हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग उजाड़ और मुश्किल जगहों पर पेड़ लगाते हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। वर्तमान और भावी पीढ़ियों द्वारा संसाधनों का उपयोग करने की इजाजत देने वाली कोई भी कोशिश एक स्थायी कोशिश है। अब तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पारंपरिक प्रथाएं असल में टिकाऊ प्रथाएं थीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करती थीं। हाँ। और उनकी देखभाल करने को भी बढ़ावा देती थीं। हाँ। पेड़ सिर्फ संसाधन नहीं थे, बल्कि बच्चों की तरह पाले जाते थे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग ये वादा करते हैं कि आज जो पौधे आप लगाने वाले हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे? जी जी, बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। विष्णु, क्या तुम डॉक्टर रवि को बताओगे कि आज हम कौन कौन से पौधे लगाने वाले हैं? जी टीचर, केला, आम, अमरूद, नाशपाती, बेल जैसे पौधे हमने चुने हैं। जी। ये थोड़े मुश्किल पौधे हैं, लेकिन यकीन है कि लंबे समय में ये अच्छी तरह फलेंगे और फूलेंगे। हमने नीम को इसके औषधीय गुणों के लिए चुना है। और हमने टमाटर और बैंगन भी लगाए हैं। हमें आशा है कि ये कोशिश बंजर भूमि के लिए राहत का काम करेगी। डॉक्टर रवि, हाँ जी? क्या आप इन पौधों में पानी डालना चाहेंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइए। ठीक है, अब आपके द्वारा अपनाए गए पौधों में भी आप सब पानी डालना शुरू कीजिए। इसे नियमित रूप से पानी और खाद देना होगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इसमें खरपतवार ना उगाए। जी, ध्यान रखेंगे। और हाँ, ध्यान रहे मवेशी इन पौधों के पत्तों को ना खा जाए। जी बिल्कुल, मवेशियों को दूरी रखेंगे हम। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यक्रम ने भारत की कोशिशों के साथ कदम से कदम मिला लिया है। जहाँ कहीं भी पेड़ लगाए जा सकते हैं वहाँ पेड़ लगाए जाएं। सड़क के किनारे, राजमार्ग के आसपास, रेल पटरियों की दोनों तरफ और जंगल की धरती पर भी। क्यों नहीं? जी जी। नागरिक के रूप में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल, करेंगे, हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
ये विशेष रूप से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि की पुष्टि की है। वचनबद्धता के चलते ही सही हमें 2030 तक करीब 50 लाख हेक्टेयर जमीन तक अपने वन के आवरण को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन टिकाऊ विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। हम कोशिश करेंगे मैडम। बहुत बढ़िया। अगर हम अपने लगाए हुए पौधों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द हम हवा की गुणवत्ता में सुधार देखेंगे और उजाड़ पड़े इलाकों में फिर से पक्षी, मधुमक्खियां, तितलियां और जैव विविधता लौट आएगी। कितना अच्छा लगेगा तब। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ डॉक्टर रवि, टीचर जी ने हमें समझाया है कि हर पौधे में जीवन होता है बिल्कुल होता है। और हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। कृपया आप एक बार फिर से जरूर आइएगा। मुझे आशा है कि उस समय हमारे पौधे और भी बढ़ जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि हमारा ये वृक्षारोपण अभियान कितना सफल रहा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगा। जी जरूर आइएगा। चलती रही जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रही जिंदगी की 32वीं कड़ी सुन रहे थे। मरुस्थलीय का विरोध। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर BK त्यागी। आलेख हेमंत लागवंकर। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे आशुतोष शुक्ला, उमेश दीक्षित, गीत रेखा, निधिकांत पांडे और अर्चना प्रभाकर। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, UNCCD किस साल स्थापित किया गया? और दूसरा सवाल है, मरुस्थलीकरण क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रही जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vignanprasar.gov.in। श्रोताओ, हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो वो भी लिखकर भेजिएगा। धारावाहिक चलती रही जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा